नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम के इस अंक में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार और विकास की दिशा में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है। इस विश्वविद्यालय से न केवल प्रदेश के 200 इंजीनियरिंग कॉलेज बल्कि 80 से अधिक फार्मेसी कॉलेज भी संबद्ध हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान और नए नवाचारों को बढ़ावा देने में भी इस विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है। और आज इसी बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीयूष त्रिवेदी। त्रिवेदी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि अभी प्रारंभिक चर्चा में जिक्र हुआ कि मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार और विकास की दिशा में इस विश्वविद्यालय ने एक अहम भूमिका निभाई है और करीब 1.5 दशक की यात्रा में इसके खाते में कई उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। तो हम आज की इस बातचीत की शुरुआत इसी बात से करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर हुई? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1998 में जी एक बड़े वृहद प्रोग्राम के हिसाब से की गई थी कि तकनीकी शिक्षा के विकास को हम किस तरह से देखते हैं। जी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और एमसीए प्रोग्राम इस प्रदेश के अंदर किस तरह चलेंगे, जी उनका विकास कैसे होगा और समग्रता उसमें कैसे लाई जाएगी। एक अप्रोच ऐसा किया जाए कि सब एक छत के नीचे आएँ, सबका सिलेबस सेम हो, सब एक तरह की पढ़ाई करें और इंटीग्रेशन के साथ लड़कों की परीक्षा का होना, उनका करिकुलम का रिवीजन होना, उसमें रिसर्च और इनोवेशन की भावना होना और साथ में उनके अंदर जो टेक्निकल स्किल्स के अंदर कोई डेवलपमेंट हो सकता है तो उसके हिसाब से समय समय पर जो बदलाव सिलेबस में होता है उस सिलेबस में बदलाव किस तरह से किया जाएगा उस हिसाब से इसकी स्थापना की गई थी। और इस विकास यात्रा के अंदर जो आप बता रहे हैं 16 साल हो गए, उसमें लगभग अब हम लोग के पास करीब 3 लाख विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को नहीं बल्कि हमारे पास समस्त प्रदेश के समस्त पॉलिटेक्निक भी जो है विश्वविद्यालय के पास हैं जी। और अब पॉलिटेक्निक के अंदर भी काफ़ी विस्तार की संभावनाएं बन रही हैं और बनी हैं, जैसा कि हमारे देश का नेशनल स्किल मिशन है और डाउन द अप्रोच जो चेंज हो रहा है और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काफ़ी कुछ कार्य हो रहा है। सर, आप इस विश्वविद्यालय के छठे कुलपति हैं और विश्वविद्यालय की स्थापना को करीब 1.5 दशक यानी 16 साल हो गए। मैं ये जानना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते विश्वविद्यालय की ये जो अब तक की विकास यात्रा रही है, इसके मुख्य पड़ाव आप क्या पाते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय में मैं चौथा रेगुलर कुलपति हूँ जी, क्योंकि 2 जो कुलपति हुए वो देवर इंचार्ज जी और उनको उस समय कुछ समय के लिए 3-4 महीने के लिए, तो मैं एज ए 4th वाइस चांसलर हूँ जी। प्रथम वाइस चांसलर का और सेकंड टेन्योर मिला था और मैं भी जो चौथा कुलपति बना तो मुझे भी अपने सेकंड टेन्योर में हूँ जी। तो आई एम इन सेकंड टेन्योर, सो उसके मिला के हो सकता है कि हम पाँचवा नंबर भी जो है उस तरह का हो रहा है कि चौथा और 5वां कुलपति में ही हूँ जी जी। तो इसमें जो आपने कहा कि क्या संभावनाएँ हैं और क्या पड़ाव रहे हैं, पड़ाव इसके बड़े इम्पोर्टेंट। देखिए, पीछे मुड़ के अगर देखते हैं तो विश्वविद्यालय, आई एम फॉर्चुनेट कि मैं इस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं बल्कि फाउंडर प्रोफेसर हूँ जी जी। इस विश्वविद्यालय में जब पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई तो 2003 में पहला प्रोफेसर मैं ही ज्वाइन किया था और जिसने फार्मेसी विभाग के अलावा, और दूसरी फॉर्चुनेट ये भी हूँ कि मैं वो चारों डिपार्टमेंट जो शुरू हुए थे उन चारों की शुरुआत मेरे हाथ से हुई, क्योंकि मैं ही पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट को उस समय देख रहा था। तो वो शुरुआत हमने 2003 में की। 2003 के बाद 2 तरह के एक्सपांशन हुए विश्वविद्यालय में। एक तो हमारे पास हमारे कैंपस के अंदर UIT यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है, तो उसके अंदर हमने काफ़ी एक्सपांशन किया। इसके अंदर हमने कई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लाए, कारपोरेट स्कूल लाए, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए हमने काफ़ी सारी सुविधाओं का संग्रहित किया और जो एंट्री जो होती थी इंजीनियरिंग की जी, हम जब मैंने रिज्यूम किया चार्ज एज ए वाइस चांसलर, हमारा इंटेक जो था वो 400-450 के आसपास का था। आज की तारीख में लगभग 1500 का इंटेक है पिछले कुछ वर्षों में। तो जो हमारे यहाँ 1500-1700 लड़के कुल कैंपस पे होते थे, आज की तारीख में लगभग हमारे यहाँ 6000 बच्चे इस कैंपस पे होंगे। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर की संख्या बड़ी है। हमने हमारे ऑर्डिनेंसेस में बदलाव किया जी। हमने क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम लगा के हमारे जो अब नेशनल एजेंडा भी बन गया,
तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को भी लाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से कई चीज़ें हुई, लेकिन स्टेप वाइज अगर देखें तो बड़ा बदलाव आया 2007 के बाद, जब एकदम एक्सपांशन हुआ और काफ़ी सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट प्रदेश में आई। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आए। 2002 से जब कुछ लिमिटेड कॉलेज से शुरू किया तो 2007 तक हमारे पास करीब करीब 80 से 90 कॉलेज थे। आज की तारीख 80 कॉलेज के आसपास थे। आज की तारीख में 212 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हमारे पास एफिलिएटेड हैं। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी और आर्किटेक्चर प्रोग्राम भी हैं। तो इन सब का हुआ, इनके साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हमारे यहाँ आए और नई ब्रांचेस भी आई। ऐसा नहीं हुआ कि वो उससे स्टिक रहे, लेकिन नई नई ब्रांचेस भी जितनी भी इंजीनियरिंग की होती हैं, और फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जहाँ जहाँ स्पेशलाइजेशन होता है तो वहाँ सब नई ब्रांचेस भी विश्वविद्यालय में आई। दूसरी बात यह है कि प्लेसमेंट की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी। उससे देश की लगभग सभी बड़ी कंपनियां प्रदेश में आकर अपना कैंपस करती हैं, अलग अलग कॉलेजों में कैंपस करती हैं, जिससे बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। और इस एक्सपांशन का एक रूप ये भी देख रहे हैं कि अब देखिए कि प्रदेश में आईटी कंपनियां आना शुरू हुई, जैसे इन्फोसिस या टीसीएस प्रदेश में आने की बात हो रही है। अगर मैन पावर बढ़ा तो मैन पावर ठीक है, मैन पावर अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा होगा तभी कोई अफोर्ड कर सकता है कि प्रदेश में आए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्ट है, दूसरा होता है आईटी कंपनी में सबसे बड़ी होती है उसकी आईपीआर जो होता है, मैन पावर होता है। तो उस मैन पावर को, जो मैन पावर निकल रहा है उसको, वो भी आईटी कंपनी के लिए एक अट्रैक्शन है कि ठीक है यहाँ पे लोग बाग अवेलेबल हैं, सबमिसिव हैं, कंड्यूसिव हैं, काम करते हैं, मेहनती हैं। वो लड़के होने के कारण एक आईटी कंपनियों का यहाँ आना भी शुरू हो रहा है और इससे प्रदेश के अंदर के विकास में भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें भी मदद मिलेगी। सर, एक चीज़ हम इस बात की पड़ताल अभी यहाँ इस साक्षात्कार के दौरान करना चाहेंगे कि 2 दशक पहले मध्य प्रदेश का जो तकनीकी शिक्षा का सिनेरियो था वो बिल्कुल बदला हुआ था। प्रदेश में कुल मिला के गिने चुने, चूंकि छत्तीसगढ़ भी उस समय मध्य प्रदेश में ही था, तो कुल मिला के 10 से कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे और 2-3 बड़े निजी क्षेत्र के संस्थान से, इंदौर के GSITS को मिला लीजिए या भोपाल में MSCT को मिला लीजिए। मगर पिछले 2 दशक में जिस तेजी से तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ, जिस तेजी से मध्य प्रदेश में छोटे छोटे स्थान पे जिला स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, निश्चित रूप से उससे मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। मगर साथ ही एक ये भी प्रश्न चिन्ह लगा कि जिस तेजी से तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हुई। क्या आप मानते हैं कि इस तेजी से हुए विस्तार के कारण तकनीकी शिक्षा के स्तर में जो एक प्रश्न चिन्ह लगा वो विश्वविद्यालय के लिए जब उनको संबद्धता देने के समय एक बड़ी चुनौती रही? देखिए, ऐसा है कि तकनीकी शिक्षा का विस्तार सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तकनीकी शिक्षा के विस्तार में मध्य प्रदेश की यात्रा कुछ लेट शुरू हुई। सदर्न स्टेट्स और जो वेस्टर्न स्टेट्स थे लाइक मुंबई वगैरह या महाराष्ट्र था, उन्होंने तकनीकी शिक्षा का विस्तार पहले हो चुका था। उसके बाद वहाँ भी हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में 200 हैं कॉलेज, तो कोई ऐसे स्टेट भी जहाँ 600 इंजीनियरिंग कॉलेज आज भी हैं। तो विस्तार तो हुआ, और जब विस्तार होता है तो फैकल्टी एक हमेशा चैलेंज होता है, फैकल्टी की शॉर्टेज हमेशा चैलेंज होती है। ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए प्रॉब्लम है। अगर आज पूरे देश में देखेंगे तो 40% फैकल्टी शॉर्टेज है। अब उसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं, वो हमारे लिए ज़रूर चैलेंज रहे कि उपाय क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने कई उपाय करे और उपाय करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम इस सत्र से ऑनलाइन, इसी सत्र से, इस अगले सेमेस्टर से पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए एक कनेक्टिविटी बनाकर सब में यहाँ से लेक्चर डिलीवर करवाएंगे। जो एक्सपर्ट अक्रॉस द कंट्री जो हमारे आए, विच वी कैन कॉल फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उनको बुला के यहाँ से डिलीवरी कराएंगे। कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उसमें सीनियर फैकल्टी और जो अपने लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, तो उनको बुला के हम ये लेक्चर करा रहे हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ एक ही समय डिलीवर करेंगे। तो समस्त छात्र इसका फ़ायदा ले सकते हैं, जो छोटे छोटे जिला स्तर पे हो या बड़े जगह हो। तो ये समस्या, तो जब एक्सपांशन होता है उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन एक्सपांशन ने अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की और वो अपॉर्चुनिटी से हमारे प्रदेश के कई बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिली जो इंजीनियरिंग करने बाहर जाते थे। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि प्रदेश में भी इंजीनियरिंग का कोर्स सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, MC का प्रोग्राम कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो इन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली। और हमेशा जब एक्सपांशन होता है तो उसमें कुछ ये हमारे साथ ही एक समस्या नहीं है, ये समस्या इससे नेशनल इशू। तो जैसा कि सभी जगह ये विदित है कि
टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर एक बड़ा कंसंट्रेशन दिया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय ने एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की इसी संबंध में की, ताकि रिफ्रेशर कोर्सेज हों, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो, टीचर्स को मोटिवेशनल हो। एक ज़माना ये था कि बहुत बड़ा एक बूम था आईटी का। उस आईटी के बूम में ये हो रहा था कि जो निकलता था उसको ले जाके कंपनियां ले जाती थी, तो टीचिंग के तरफ अट्रैक्शन उस समय काफ़ी कम हुआ लोगों का, और टीचिंग में कम लोग आए। लेकिन धीरे धीरे वापस अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हम जो काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं विश्वविद्यालय द्वारा, उससे बदलाव आएगा। सर, जाहिर है आप विश्वविद्यालय के कुलपति के इस दूसरे कार्यकाल में हैं, और न केवल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का आप निरंतर दौरा करते रहते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप तकनीकी यूनिवर्सिटीज़ के संपर्क में बने हुए हैं। आज 2014 के आखिर में जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या अनुभव होता है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, उनके स्तर को लेकर, उनमें फैकल्टीज़ को लेकर, उनमें विद्यार्थियों की प्रतिभा को लेकर ओवरऑल असेसमेंट आपका स्वयं का क्या है? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक विश्वविद्यालय का असेसमेंट करते हैं, तो अगर पूरे नेशनल लेवल पे भी आप असेसमेंट कर लें तो विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालयों की श्रेणी के अंदर पहले चुनिंदों विश्वविद्यालय में आता है, जहाँ तक कि उसकी डिलीवरी का सवाल है। डिलीवरी का सवाल है, सिलेबस के हिसाब से होगा, एजुकेशन के हिसाब से होगा, क्वालिटी का एजुकेशन से होगा, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के हिसाब से होगा, और छात्रों के परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा। अगर आप ओवरऑल देखें, जहाँ भी हमारे छात्र गए हैं और जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनका परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस क्या है, अल्टीमेटली छात्र जो करते हैं वो परफॉर्मेंस इवेल्यूएट जो इंडस्ट्री करती है, जो बाहर के लोग करते हैं, वो हमारा परफॉर्मेंस है। एक लेवल पे परफॉर्मेंस की बात ये है। दूसरे लेवल पे बात ये है कि फैकल्टी पोजीशन, जो मैंने जैसा बताया, फैकल्टी पोजीशन तो देशव्यापी प्रॉब्लम है। अगर आप समझेंगे कि अगर नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो IITs हैं, उसमें भी वो शॉर्टेज फैकल्टी की है। हमारे यहाँ जब वहाँ पे उनको फैकल्टी नहीं मिलती, तो डाउन द लाइन जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होती है, तो उनको रिलेटिवली नई फैकल्टी मिलती है। उनको पुरानी एक्सपीरियंस फैकल्टी या बहुत अनुभवी फैकल्टी नहीं मिल पाती। वो एक समस्या है, वो कोई समस्या राजीव गांधी विश्वविद्यालय संबंधित इंस्टीट्यूशन की नहीं है। ये सभी प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन जो देश भर में हैं, उनकी अपनी समस्या है। अब और तीसरी बात यह है कि हम थोड़े से एक हिंदी भाषी एरिया में हैं, जो स्टार्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उधर सब दूर हिमाचल तक चले जाएगा, जो हिंदी भाषी इलाका है। तो मोस्ट ऑफ द जॉब जो क्रिएट हुए हैं इस देश में पिछले दशक में, वो सर्विस सेक्टर में क्रिएट हुए हैं, क्योंकि उसने ही ओवर परफॉर्म किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ कर नहीं पाया, जैसे आपको विदित है, बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं पाया, उसके अंदर ग्रोथ है, उसका GDP में कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। जब IT सेक्टर में जॉब किए तो मोस्टली मल्टीनेशनल, और वी नीड ए ग्लोबल पर्सनालिटी सॉर्ट ऑफ ए थिंग, वो कहीं भी कम्युनिकेट करके एक्सेप्टेबल हो जाए। तो वो एक समस्या उन सभी हिंदी भाषी राज्यों में रहती है। उसके लिए हमने हमेशा एक ध्यान दिया है कि लोगों का एक कम्युनिकेशन का स्तर सुधरे। हमारे यहाँ के बच्चे कई बार टेक्निकल स्किल्स में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो उनको एक बार कई बार पिछड़ जाता है। तो एक HR के अंदर ये रहता है कि भाई कम से एक ये ट्रेनिंग, तो हमने हमेशा सभी कॉलेजों को भी कहा है कि भाई हमें एक कम्युनिकेशन का एक जरिया स्ट्रांग बनाने का, जिस कम्युनिकेशन से हम लोगों को सिखा सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। हम इस बारे में अभी करिकुलम में रिवीजन करके कुछ ऐसा कुछ भी लाना है, कोई रेमेडियल कोर्सेज हों जिससे लोगों का कम्युनिकेशन जो स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल जो है, अल्टीमेटली जो बोलता है उसी को समझते हैं लोग, जो नहीं बोलेगा उसको समझना मुश्किल, उसको आता है तो अगर न बोल पाए तो भी नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट ये ध्यान है, और शुरू से मैं बोलता आया हूँ कि लेट अस सी दैट वी लर्न इट। फर्स्ट सेकंड ईयर में हमारा कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब अच्छा हो जाए। छात्रों को भी इस पर पर्सनली भी ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी देना चाहिए, और संस्था को भी देना चाहिए। दूसरा पार्ट आता है जब वो थर्ड ईयर में आ जाता है। थर्ड ईयर से हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स को लर्निंग करना ज़रूरी है, बिकॉज वो टेक्निकल स्किल ही उसको आगे ले जाएगी। सो इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ टेक्निकल एज वेल एज कम्युनिकेशन के साथ आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आता है। आप बेटर कम्युनिकेबल पर्सन जैसे हो आप, तो आपकी पर्सनालिटी एक्सेप्टेबल हो जाती है। सो इट गिव्स यू एक अथॉरिटी सॉर्ट ऑफ ए थिंग, इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस तभी आ पाता है जब आप बराबर से वार्तालाप कर पाओ, बात कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, बता पाओ कि आपने क्या किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट फोकस है।
तो सर मुझे तो एक बहुत अच्छा मुद्दा अभी मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी से आपका सीधा संवाद कराते हुए हो रही है कि मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी के वो बच्चे जो आने वाले वर्षों में अपना कैरियर इंजीनियरिंग की तरफ, फार्मेसी की तरफ देख रहे हैं, उन सारे बच्चों को जो अभी स्कूलिंग में हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यदि वो इन क्षेत्रों में आगे और अच्छी सफलता अर्जित करना चाहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कम से कम इंग्लिश के स्किल को किस तरह से अपना सुधारें और किस तरह से बेहतर बनाएं ताकि उन्हें यहाँ वो कठिनाई ना आए? देखिए साहब, अपॉर्चुनिटीज आर एनॉर्मस जी। जैसा कि सरकार का, भारत सरकार का अपना एक विज़न है, मध्य प्रदेश सरकार का भी अपना विज़न है जी। और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट किया जा रहा है जी। तो दो तरह से देखा जा रहा है, एक तरह देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट, दूसरा हो रहा है स्किलिंग को बूस्ट, और तीसरा अगर आप बताएं, तीसरी बात अगर करें इनोवेशन, ये 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो छात्र को अपना करियर बनाने के लिए अपनी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस के हिसाब से उस करियर को चुनना पड़ेगा। और भी जो 10वीं के नीचे ड्रॉप आउट भी रहे तो उनके लिए स्किलिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। पूरी दुनिया के अंदर स्किलिंग के अच्छी स्किल करके भी, और आज भी अपने देश में अच्छे स्किल्ड लोग को अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छा रेम्यूनरेशन मिल सकता है। दूसरा पार्ट आ गया 10वीं के बाद जो करियर अपना बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग में डायरेक्ट न जाना चाहें, उनके लिए डिप्लोमा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनको फाइनेंशियल क्रंच भी है तो भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि थर्ड डिप्लोमा का कोर्स पास करने के पश्चात वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो 10वीं के बाद जो 6 साल, मतलब 12वीं के बाद जो 4 साल इंजीनियरिंग में लगते हैं, वैसे ही 10वीं के साथ बाद 6 साल लगते हैं, तो पीरियड सेम रहता है। तो जिसको करियर अपॉर्चुनिटी अपनी दूसरी जगह निकालना है या सोचना है कि मुझे अपना जॉब करना है, तो अपने जॉब में चला जा सकता है। जिसको इंजीनियरिंग पढ़ना है वो इंजीनियरिंग में कंटिन्यू कर सकता है। जो लड़का वास्तव में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और वो वास्तव में लगता है उसको कि वो आगे इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकता है, फार्मेसी में बना सकता है, आर्किटेक्चर प्रोग्राम में बना सकता है, दूसरे प्रोग्राम में बना सकता है, हायर एजुकेशन में एंटर कर सकता है, उसको जरूर आगे आने के लिए और उसके बाद अपना करियर इंजीनियरिंग बनाना चाहिए। उसके लिए 2 चीज़ों को बहुत महत्व देना पड़ेगा। एक जो है इंग्लिश की स्किल, कम्युनिकेशन की स्किल, दूसरी स्किल जो है मैथमेटिकल स्किल। तो मेरा तो सबके लिए ये संदेश है कि मैथमेटिक्स और अंग्रेजी दोनों अगर आप अच्छे आ गए, आप किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी जगह आप कामयाब हो सकते हैं। आप किसी भी लाइन में घुस जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, अकाउंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाइए, लीगल में जाइए, बिकॉज इट गिव्स यू एनालिटिकल एबिलिटी। जिसकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छा होती है वो अपने आप उस चीज़ को जल्दी समझता है और जल्दी रिएक्ट करता है। तो इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए मैं 2 चीज़ों के लिए बहुत उचित समझता हूँ। मैं हर फोरम पे बोलता हूँ कि वी मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बिकॉज अगर जिसको लोकली करना है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जिसको अपने आप को ग्लोबल बनाना है, पूरे नेशनल लेवल पे फोरम करना है, यहाँ से लेके हैदराबाद तक काम करना है, हैदराबाद के लेके कश्मीर तक काम करना है और कन्याकुमारी तक काम करना है, मध्य प्रदेश को, क्योंकि हर इंडस्ट्री तो मध्य प्रदेश में आ नहीं सकती, हो भी नहीं सकती है। तो पूरे देश दुनिया में करना, पूरी दुनिया में काम करना है, उसके लिए वन हैज़ टू बी ए ग्लोबल पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन वाइज, स्किल वाइज। सर हम वापस लौटते हैं इस विश्वविद्यालय के परिसर की ओर। करीब 250 एकड़ में फैला है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का परिसर, और बहुत सारे यूटीडीज भी आपके यहाँ हैं। तो यहाँ की जो संस्थान की विश्वविद्यालय की भोपाल में जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में कुछ बताइए। हमारे विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ देखिए, राजीव गांधी विश्वविद्यालय इज ए प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द स्टेट। जी, जो इंस्टीट्यूशन, हमारे तो उम्र कम है, उस कम उम्र के बाद भी बावजूद राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो बहुत पुरानी से पुरानी इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ साथ ही लोगों का, बच्चों का प्रेफरेंस है और अपेक्षाएं भी है। अपेक्षाएं इसलिए कि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। जब भी यूनिवर्सिटी होती है तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं और संभावनाएँ भी ज़्यादा होती हैं काम की और सुविधाओं की भी। विश्वविद्यालय के अंदर ये हमारा जो जैसा बताया आपने 250 एकड़ का कैंपस है, जिसमें छात्रों के हिसाब से हमने काफ़ी एक्सपांशन किया और नए नए डिपार्टमेंट्स भी खुले हैं। हमारे यहाँ सब रूटीन के सब डिपार्टमेंट के अलावा वी हैव स्टार्टेड ए कोर्स इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, और अभी इस साल और भी विचार है कि 2 और नए कोर्स को खोले जाएँ। हमारे पास आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, ये सभी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ हैं। जो नॉर्मल रूटीन का इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन है, सभी डिपार्टमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लगभग सभी विषयों में हमारे यहाँ हैं। यूटीडीज़ में फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, आईटीसीटी है,
डाटा साइंस के अंदर ऐसा कोर्स है जो पूरे देश भर का पहला कोर्स हमने पूरे देश में यहाँ शुरू किया, जिसमें डाटा साइंस में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी में हमने कोर्स शुरू किया जिसमें अपार संभावना है। तो इस तरह के कोर्सेज विश्वविद्यालय में शुरू किए हैं। दूसरी बात, हमने काफ़ी सारी सुविधाएं इस तरह से भी जनरेट की हैं जिससे इनोवेशन के अंदर हम आगे काम कर पाएँ। जैसे मेरा खुद का डिसिप्लिन भी फार्मेसी में ड्रग डिस्कवरी के अंदर हम वी आर अमंग द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। अच्छा, हम लोग, हमारे बच्चों के पब्लिकेशंस हों, हमारे बच्चों का जो काम हो, भले वो पेटेंट्स के लिए भी आगे जाने की बात हो, और कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया के विकसिततम देश अमेरिका के साथ है, कनाडा के साथ है, फ्रांस के साथ है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है, मलेशिया के साथ है, और बड़ी बड़ी संस्थाओं जो उसमें लीडर्स हैं उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब काम कर रहे हैं, और दूसरे विभाग भी सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वी हैव ए कॉर्पोरेट स्कूल ऑन दिस। EMC एक कंपनी है जो क्लाउड और स्टोरेज के अंदर वर्ल्ड लीडर है, उनके साथ मिलकर हमारे कैंपस के अंदर एक कॉर्पोरेट स्कूल शुरू की है। हम यहाँ पे एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर की स्थापना करें जिसमें हम 20 कंपनियों को अपना स्थान दे रहे हैं। तो बच्चों के लिए सुविधाओं के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एक ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की भी स्थापना हम यहाँ कैंपस में करने वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटी विल बी एनॉर्मस, उसकी लिमिट नहीं है। अब उसको यूज़ करना, हमारी लाइब्रेरी को यूज़ करना, ई लाइब्रेरी को यूज़ करना, घर बैठे लाइब्रेरी के अंदर किताबों को अपने आप एक्सेस करना, वो सब सुविधाएं यहाँ पे हैं और पूरे प्रदेश के बच्चों को भी मिलेंगी। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि दिस शुड इमर्ज एज ए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री इन टाइम टू कम। सर, जैसे कुछ क्षेत्र आपने गिनाए, कुछ मैं और आपको ध्यान में लाना चाहूँगा। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, फैशन टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स में आपके नैनो टेक्नोलॉजी है। ये जो विज्ञान की नई अवधारणा आई हैं, क्या इनको भी विश्वविद्यालय अपने किन्हीं पाठ्यक्रमों में जोड़ने की योजना बना रहा है? यस, वी हैव ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। हमने M.Tech प्रोग्राम नैनो टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर है ना, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी भी संभावनाएं आ पा रहे हैं। अब जितना भी मटेरियल में चेंज हो रहा है वो नैनो मटेरियल में चेंज हो रहा है। नैनो साइंस इतना आगे बढ़ गया है, तो वो सभी चीज़ों को कवर करता है, एक स्पेयर को कवर नहीं करता, बिकॉज इट इज डिसिप्लिन। इट इज़ नॉट लाइक, इट्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी विच इज डिसिप्लिन। ये बहुत बृहद एरिया को कवर करता है, अप्लाइड एरिया को कवर करता है। नैनो टेक्नोलॉजी हमने शुरू कर दिया है। स्पेस के अंदर जब तक हमारे पास कोई स्पेशलाइज फैकल्टी ना मिले, हम उसको शुरू नहीं करना चाहते हैं। स्पेस के अंदर हम, इट्स टफ टू एंटर इनटू द स्पेस बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू हैव द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी। बट हम ये जरूर चाह रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में जो कहीं स्पेसिफिक फैसिलिटी अवेलेबल करा के जो सुविधाएं अर्जित नहीं की जा सकती हैं, और हम क्योंकि तकनीकी विश्वविद्यालय हैं इस प्रदेश के, ये जरूर चाह रहे हैं कि नवीन से नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ संबंधित सब कोर्स यहाँ शुरू किए जाएं, और करेंगे। फैशन टेक्नोलॉजी हमारे उसमें आता नहीं है, लेकिन हम डिप्लोमा में फैशन टेक्नोलॉजी को जरूर प्रमोट करते हैं, और डिप्लोमा में फैशन टेक्नोलॉजी के कई कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा जो नई ब्रांचेस आनी है, एरोनॉटिक्स, जो आपने स्पेस बोला, हम एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग बोल रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अगले वर्ष से अगर कुछ कर पाएँ और कुछ हमारे पास एक्सपर्ट मिल जाएं, जो एक्सपर्ट मिल जाएं, तो हम उसके अंदर शुरुआत जरूर जल्दी से करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। जी सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि तकनीकी शिक्षा और उद्योग, दोनों उद्योग क्षेत्र और तकनीकी शिक्षा एक दूसरे के पूरक रहे हैं हमेशा से, और चूंकि भारत का औद्योगिक सिनेरियो अब लगातार बदलते जा रहा है बहुत तेज़ी से, तो आपको क्या लगता है कि हमको किस तरह से इनको कोप अप करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी ने अभी तक किस तरह से कोप अप किया, और आने वाले समय में हम उद्योग जगत की जो अपेक्षाएँ हैं तकनीकी संस्थानों से, उनकी कसौटी पे कितना खरा उतरने के लिए हम और आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक उद्योग जगत की अपेक्षा है, हम ये, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। मेरा हमेशा वर्ड रहता है कि रीडिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। वी हैव टू रीडिफाइन इट। एट दिस मोमेंट वट एवर रिलेशनशिप वी हैव, एक्सेप्ट फॉर IT इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन दी मैन पावर ओनली। तो वो तो 100% उनका जो वो है, वो स्किल सेट मैन पावर के साथ वो डिपेंड रहता है, तो वो उसके अंदर कुछ इन्वेस्ट करती है। बाकी इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से जो CSR का प्रोविज़न है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट, वो कितना इन्वेस्ट करेंगी अब ये पता चलने वाला है, क्योंकि अब वो पीरियड आ गया जब उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
दैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल हैव स्टार्टेड, कुछ लोग अब शुरू हो गए हैं, जैसे अभी एक 2-3 जगह से हम बात कर रहे हैं जिनका सेंटर्स हम वो विश्वविद्यालय को देने को तैयार हैं या शुरू कर रहे हैं। अच्छा। उनके साथ MOU हम साइन कर रहे हैं एंड विल हैव दो सेंटर्स। तो एक वो इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जैसा मैंने बताया कि हमें 3 लेवल पे लोग चाहिएंगे। तकनीकी शिक्षा तो डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस पे है जी। मैंने जैसा बताया IT सेक्टर तो परफॉर्म कर रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जॉब्स मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मे बी इन मैकेनिकल इंडस्ट्री एंड मे बी इन अदर इंडस्ट्रीज। बिकॉज अब जो सीन बन रहा है और जो पता चल रहा है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करेगा, जो हम बोल रहे हैं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नोशन है, नारा दिया है, तो ईच वन ऑफ अस हैज टू कंट्रीब्यूट इनटू इट एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम स्किल्स। बेसलाइन स्किल है, हब्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, ईच स्टेट, ईच प्लेस, जॉब हब्स भी बनेंगे इससे और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगी और उसके साथ अलाइनमेंट इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा व्यवस्थित होगा। हम कोशिश कर रहे हैं और इंडस्ट्री भी अब इंडस्ट्री को समझ में आ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली काम करने वाला नहीं होगा। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, तो फिर काम कैसे चलेगा? दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया है कि हम किस तरह इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने आप को प्लेस करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। एंड हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल हैव कॉन्फिडेंस इन अस, कॉन्फिडेंस इन आवर नेशन। क्या हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से कुछ कर पाएंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्या कॉम्पिटिटिवनेस होगी वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। कॉम्पिटिटिवनेस होगी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया, उसके साथ आगे का काम बढ़ने वाला है। तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतना बड़ा 125 करोड़ लोग और उसको आगे ले जाना, वो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिना नहीं चल सकते। बिकॉज दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इस देश की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और दुनिया की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। एंड देन आवर मैन पावर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस होल वर्ल्ड, जो दुनिया को मैन पावर सप्लाई का भी काम करेगा। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि कौशल विकास ही तकनीकी शिक्षा का मूल मंत्र है और इसी को प्रधानता देते हुए हम हर स्तर पर, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर निचले स्तर तक 8वीं तक युवाओं को बिल्कुल और उन्हें लगा सकते हैं। मगर जब ये शिक्षा प्राप्त करके बच्चे निकलते हैं तो इनकी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है उनके प्लेसमेंट की। हर बच्चे को यह अवसर प्लेसमेंट का मिल नहीं पाता, तो उन्हें और अधिक बेहतर अवसर अपने संस्थान के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर मिले, इसके लिए विश्वविद्यालय क्या सोचता है? विश्वविद्यालय अपने जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर की स्थापना कर रहा है, उसमें 20-22 कंपनियों को जगह दे रहा है जी, विच विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग, विच विल ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर देयर जॉब्स जी। उसके बाद जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ये दूसरे सेक्टर बूस्ट होंगे, इकोनॉमी का बूस्टिंग होगा, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। अगर जॉब देश में 4 लाख निकल रहे हैं तो 14 लाख लोग एडजस्ट नहीं हो सकते जी। एंड वी हैव टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ दिस। इनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं वो इनोवेटर बनेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कुछ अपने जॉब में जाएंगे और कुछ लोगों को जॉब देंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक इतना इंपॉर्टेंट होगा, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर इंडस्ट्री और जब परफॉर्म करने लगेगी, जो अभी पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से परफॉर्म करने लगेगी, तो यू विल सी दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। बट अपॉर्चुनिटी अभी हम गवर्नमेंट लेवल पे भी जब क्रिएट हो रही हैं तो उसके साथ लोगों को अपने आप जॉब मिलेंगे, अपने आप काम करने का मौका मिलेगा और उसके लिए हमें स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद प्रोफेसर पीयूष त्रिवेदी साहब। आज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और उसकी गतिविधियों और उसकी उपलब्धियों के बारे में आपसे बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम के अगले अंक में फिर किसी एक महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।